हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के इस वीडियो लेक्चर में आज ये मेरा लेक्चर नंबर 4 होगा, यानी कि ये हमारा चौथा क्लास है क्लास 9th के इस चैप्टर पर। इसके पहले तीसरी क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन पार्ट पर डिस्कस किया था, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, ताकि आपको इनके जो क्वेश्चंस हैं जब आप उनको सॉल्व करें तो आपके लिए वो आसान हो जाए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के पहले आप इंट्रोडक्शन के पार्ट को ज़रूर देखें। तो लेक्चर नंबर 3 अगर आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये लेक्चर नंबर 4 आसानी से समझ में आएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको एकदम आसान लगेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो आज हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। देखिए, आपको रटने पे फोकस नहीं करना है, रूट लर्निंग आपको नहीं करना है, यानी कि आपको रटना नहीं है। आप कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, चीज़ों को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करिए, तभी आपको इंटरेस्ट होगा। और जब तक आपके पास इंटरेस्ट नहीं होगा, आप इस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, आपके लिए ये चीज़ कठिन लगेगी और आप इससे दूर भागेंगे। तो आपको दूर नहीं भागना है, आप इससे बचें। और ना भागने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो लेक्चर को, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, ये जो कथन लिखे गए हैं, ये सत्य है कि असत्य है। अगर ये सत्य हैं तो भी कारण बताइए क्यों ये असत्य हैं। अगर ये असत्य हैं तो भी रीज़न बताइए क्यों ये असत्य है। यानी कि जो भी है आपको रीज़न देना है, रीज़न के साथ आपको आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे तो इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का फुल डिटेल हमने अपने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 में इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 पे बेस्ड है। तो कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, जिसमें एक रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है, और जो दूसरा इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि सारे के सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर में होते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये कथन क्या है, सत्य है। जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं √3, एक अपरिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है, एक रैशनल यानी कि परिमेय संख्या और दूसरा इरेशनल। तो दुनिया का सभी नंबर जो रैशनल हो और जो इरेशनल हो वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। √3 एक अपरिमेय संख्या है तो वह वास्तविक संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसलिए पहला वाला कथन क्या है, सत्य है। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर, यही तो बोल रहा ना, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक जो पॉइंट है वो √m के फॉर्म का है, और m एक नेचुरल नंबर है। यानी कि m की जो वैल्यू होगी, m का जो मान होगा वो 1, 2, 3, 4 डॉट इनफाइनाइट में से कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए 3 को उठा रहे हैं तो वो कह रहा है कि मतलब नंबर लाइन है उस पर √3 आता है, सिर्फ √4 ही आता है, √5 आता है, √6 आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करें, संख्या रेखा पर 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है। यानी कि संख्या रेखा पर हम, और ये सिर्फ रूट वाले संख्या की बात कर रहा है, जो कि इरेशनल नंबर की बात वो कर रहा है। तो संख्या रेखा पर सिर्फ अपरिमेय संख्या को ही नहीं निरूपित करते हैं, परिमेय संख्या को भी निरूपित करते हैं, रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। ये कथन जो है वो पूरी तरीके से गलत है। प्रत्येक संख्या
नंबर लाइन पर जो लिखा जाता है वो रूट m के फॉर्म का नहीं होता है, वो m के फॉर्म का भी होता है, यानी कि 2, 4, 6 भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ मान लीजिए रूट 3 आ रहा है, ये रूट 5 है, तो उसमें रूट वाली संख्या भी आती है, बिना रूट वाली संख्या भी आती है, यानी कि परमेय अपरमेय सब कुछ होता है। पर वो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ रूट के टाइप वाली संख्या रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसलिए वो क्या है, गलत है। ठीक, अब वो आगे उसने कहा है कि इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द, नहीं हुआ, अच्छा ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ आपको रीजन बताना और कारण हमने बता दिया क्यों ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अपरमेय ही नहीं परमेय भी वहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती हैं। देखिए आप 2 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, रूट 2, रूट 3 सब कुछ आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है, एवरी रियल नंबर्स, प्रत्येक वास्तविक संख्या। ये रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक जो रियल नंबर होता है वो वास्तविक अपरमेय होता है। नहीं, प्रत्येक रियल नंबर अपरमेय नहीं होता है, परमेय भी होता है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या, देखिए ना रियल नंबर में दोनों आते हैं ना, रेशनल भी आता है वो इरेशनल भी आता है, पर उसने कहा कि नहीं, प्रत्येक रियल नंबर, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो एक अपरमेय ही है। गलत है ना ये भाई, क्योंकि वो परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। तो वो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ अपरमेय हो, तो परमेय भी तो होती है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि वास्तविक संख्या परमेय भी होती है, परमेय भी होती है, अपरमेय ही नहीं होती है। ठीक, तो इसका ये रीजन था, उसने कहा कि सिर्फ अपरमेय होती है, गलत है ये। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे तो ये आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल नंबर। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। इफ नॉट यदि नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि रैशनल इरेशनल यही वर्ड बार बार आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। क्या जो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्गमूल है वो एक अपरमेय संख्या है? अगर नहीं तो आप एक उदाहरण ऐसा दीजिए जिसका जो वर्गमूल है वो एक परमेय संख्या होती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक धनात्मक जो पूर्णांक है उसका जो वर्गमूल है, उसका जो स्क्वायर रूट है वो एक इरेशनल नंबर है, वो एक अपरमेय संख्या है? अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल
को लिखिए, बताइए जो कि वो उसका जो स्क्वायर रूट है वो उसका जो स्क्वायर रूट हो, उसका जो वर्गमूल हो एक परमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो एक इरेशनल नंबर नहीं होता है। उसमें से कुछ ऐसे धनात्मक पूर्णांक भी हैं जिनका जो स्क्वायर रूट है वो एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर वो होता है जो विदाउट डेसिमल भी होता है और विद डेसिमल भी होता है, और जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q 0 ना हो। तो आपका आंसर होगा नो। आंसर में क्या लिख देंगे आप? नो। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ना, हमने यहाँ पे √4 ऐसी एक परमेय संख्या, ऐसा √4 ऐसा एक धनात्मक संख्या यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि 4 ऐसी एक धनात्मक संख्या है जिसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, जिसका जो वर्गमूल है वह परमेय संख्या है, यानी कि स्क्वायर रूट इसका क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक, यानी कि देखिए ना, √4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। 2 कैसी संख्या है? परमेय है। उसने कहा कि एक एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है। 9 भी है, 9 का भी जो वर्गमूल है, 9 का भी वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। 9 का वर्गमूल 3 है जो कि परमेय है। ठीक, तो उसका जो स्टेटमेंट था वो गलत था, और ये एग्जाम्पल आपका, एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। उसने एक ही एग्जाम्पल बोला पर एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, बाई 1 गेट 1 कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1, और भी 16 भी ऐसे तमाम सारे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिए इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि √5 को जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हालांकि इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। या कैसे कर सकते हैं? इसमें क्वेश्चन में बोला कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिखाइए कि √5 किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। अब एक संख्या रेखा बना लेंगे सबसे पहले, या एक लाइन ले लेते हैं। चलिए संख्या रेखा ही बना लेते हैं। तो ये अच्छा, ये सब सारी चीज़ें वैसे ग्राफ पे की जाती है, पर यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसको ग्राफ पे करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ग्राफ पे करना है आपको, ठीक। तो ये अब देखिए, सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा बना लेनी है। और संख्या रेखा क्या होती है कि एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है। जब उस पर संख्याएं लिख देते हैं तो वह रेखा एक संख्या रेखा कहलाती है। तो अभी तो ये सिर्फ रेखा है, पर अब इस पर संख्या लिखने जा रहे हैं। अब ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। अब ये इनफाइनाइट है, मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाएगा, और इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर -1, -2, -3 ऐसे। अब ये संख्या रेखा हो गया। अब तक ये सिर्फ रेखा था, अब ये संख्या रेखा, यानी कि रेखा पर जब संख्या लिख देते हैं तो वह संख्या रेखा बन जाता है। अब क्या करना है, √5 को दिखाने के लिए आप इस संख्या रेखा पर एक पॉइंट A ले लीजिए और दूसरा पॉइंट B इस प्रकार से लेना है कि A और B की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, 1 यूनिट की हो। ठीक, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट को हमने A नाम दे दिया। तो 0 को हमने कौन सा नाम दे दिया? A। तो ये पॉइंट A है। अब क्या करना है, अपने गोला प्रकार की नोक को या पटरी की सहायता से इस 0 पॉइंट से मेजर करते हुए 1 यूनिट की डिस्टेंस लेते हुए, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हुए एक यहाँ पे मार्क लगा दीजिए और उस पॉइंट का नाम B कह दीजिए। तो मान लीजिए कि ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट की है, 1 यूनिट की डिस्टेंस है ना ये। तो इस पॉइंट को आप B नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दिया जाए इसका? B। तो ये B पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करना है, B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यानी कि एक लंब डाल दीजिए, यानी कि पॉइंट B पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। समकोण
बना दीजिए एक, यानी कि बी पॉइंट पर एक ऐसी लाइन खींचिए कि वो बी पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो वो आप प्रोटेक्टर यानी कि चांदे की सहायता से भी कर सकते हैं या सेट ऑफ स्क्वायर यानी कि गोला प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं। ये बात हमने इंट्रोडक्शन में बताई कि किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो हमने बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया और कैसे बनाते हैं, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे, एक छोटा सा ऐसे खोलेंगे, एक आर्क लेंगे और गोला प्रकार की नोक यहाँ रख के ऐसे काट देते हैं। हालांकि आप चांदे से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है और ये लाइन इस बी पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हमने मान रखी है 1। तो यानी कि ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन है उस पर 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 यूनिट की डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाइए। आप गोला प्रकार की नोक को यहाँ रख दीजिए और अपने गोला प्रकार को इतना फैला दीजिए पटरी पर कि 2 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। तो 2 सेंटीमीटर जितना गोला प्रकार को फैलाना है और यहाँ से एक आर्क लगा देना। मान लीजिए यहाँ पे एक आर्क लग गया, ये चाप। तो जहाँ पे चाप लगा हुआ है उस पॉइंट का भी कुछ नाम दे दीजिए। तो ये ए बी और तो इसका नाम क्या हो जाएगा सी। अब उसके बाद आपको ए सी लाइन को जोड़ देना है, ए सी को जोड़ देंगे हम। अब बी से सी की डिस्टेंस कितनी थी, 2 थी। अब चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा। नहीं, चूंकि ए बी सी में जो एक एंगल बी है वो 90 डिग्री का है और अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है तो वो जो त्रिभुज होता है एक समकोण त्रिभुज होता है। और जैसे ही समकोण त्रिभुज आ जाता है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाती है, पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में राइट एंगल्ड भी बोला जाता है। राइट एंगल्ड, अरे यार लिख ही नहीं पा रहे, राइट एंगल ट्रायंगल ही लिख देते हैं भैया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को राइट एंगल भी कहा जाता है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है उसके जस्ट सामने जो साइड होगी ना उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, इसके जस्ट सामने जो AC भुजा है ये कर्ण हो जाएगा। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये जो भुजा ये आपकी कर्ण हो जाएगी जिसको हाइपोटेन्यूस एच से दिखाते हैं। अब जो 2 बची हुई साइड है उनमें से आप किसी को भी बेस कह दीजिए, किसी को भी परपेंडिकुलर कह दीजिए, यानी कि किसी को आधार बोल दीजिए या किसी को लंब बोल दीजिए, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो हमने इसको बोला लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर P, और इस साइड को हमने बोल दिया आधार, जिसको बोल दिया आधार बेस B। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम को जो है शॉर्ट फॉर्म में PGT बोल देते हैं। तो बाई PGT पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम AC डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कौन है, AC है, तो इसका मतलब है कि AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमने मान लिया BC, तो BC का स्क्वायर प्लस, मिटा देते हैं इसको, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर आपको निकालना है, वैसे ही रहने दीजिए। BC कितना है, BC 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB 1 है, 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर चल रहा है AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर 5 आ जाएगा और AC बराबर, अब देखिए अब तक यहाँ पे स्क्वायर लगा था, अब हमने स्क्वायर को हटा दिया। तो आपको क्लास 8 में टीचर ने सिखाया होगा कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो इधर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, अगर लेफ्ट से स्क्वायर हटा रहे हो तो राइट का स्क्वायर रूट, राइट से स्क्वायर हटा रहे हो तो लेफ्ट का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल, तो इधर से अगर स्क्वायर की साइन को हटाएंगे तो इधर वाले का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि रूट में लिख देंगे उसको। और 5 का जो वर्गमूल है वो निकल नहीं पाता है, इसलिए रूट में 5 आ जाएगा। तो AC का मान, हालांकि यहाँ 5 नहीं प्लस माइनस 5 आता है, क्यों आता है इंट्रोडक्शन में हमने बताया, देखिएगा उसको। तो A से निकल के आ गया रूट 5, तो इसका मतलब है कि A से C की जो डिस्टेंस है वो रूट 5 निकल के आ जाती है। तो जब आप AC की डिस्टेंस पा जाते हैं कि ये रूट 5 है,
तो अब क्या करना है, गोला प्रकार की नोक को ए पर रखना है और सी पॉइंट तक खोल देना है गोला प्रकार की नोक को। उसके बाद क्या करना है, इस इतने खुले हुए गोला प्रकार से आपको इस नंबर लाइन पर एक ऐसे कट लगा देना है, यहाँ से नहीं, ऐसे मतलब इतना खोल देना, पर गोला प्रकार को यहाँ ला के एक यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं कट अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं आएगा, और ये जो पॉइंट है यही पॉइंट आपका रूट 5 होता है। यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रूट 5। चलिए इस पॉइंट का नाम डी रख देते हैं। तो जो डी पॉइंट होगा वो आपका रूट 5 को दिखाता है। तो क्या करना है, एक बार जल्दी से फिर से बता देते हैं। एक नंबर लाइन खींच लीजिए और उस पर 0 वाले को ए बोल दीजिए। अब 0 से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की डिस्टेंस लेके आपको क्या कर देना है, 1 यूनिट की डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट ले लेना है बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाने वाली एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि AC को मिला देते हैं, और वो जो ट्रायंगल होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप AC की लेंथ को निकाल लेते हैं। अब AC रूट 5 निकल जाता है। उसके बाद आप अपने गोला प्रकार की नोक को A पर रखिए और C तक खोल दीजिए। उसके बाद इस नंबर लाइन पर एक ऐसे कट लगा दीजिए, जहाँ पे कट लग रहा है वो जो पॉइंट होगा वो रूट 5 को दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस A पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो AD निकल के आया है आपका, वो है रूट 5। तो रूट 5 संख्या रेखा पर कहाँ होगा, ये होगा, यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ पे या कॉपी पे अगर बताई जाए तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। पर यहाँ व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे कोई मेजरमेंट तो है नहीं, वैसे ही आपको समझाने के लिए ये एक प्रोसेस है। इसी तरीके के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूट 5 को आप नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जिसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ये क्लासरूम एक्टिविटी है, यानी कि आपके क्लास में जो टीचर मैथ्स पढ़ाता है वो आपसे एक एक्टिविटी करवाएगा। क्या एक्टिविटी है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। कह रहा है कि एक मतलब वो कह रहा है कि एक लंबा चौड़ा कागज़ ले लीजिए, कागज़ लेने की वो बात कर रहा है। क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल in the following fashion. Start with a point O and draw a line segment OP1 of unit length. Draw a unit length का मतलब वही इकाई, एक यूनिट की लेंथ लेनी है। जो भी देखिए लेंथ एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस की कई सारी यूनिट होती हैं। तो अगर वहाँ पे किलोमीटर की बात किया जाएगा तो 1 किलोमीटर, मीटर की बात की जाएगी तो 1 मीटर, सेंटीमीटर की बात की जाएगी तो 1 सेंटीमीटर। ये एक यूनिट का मतलब यही होता है। जो सिचुएशन वहाँ पे डिस्टेंस की होगी उतने में एक ले लेना है, ठीक, वही होता है, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, यहाँ पे फिगर भी दिया है, सी फिगर 1.9। नाउ ड्रा ए लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2, देन ड्रा ए लाइन सेगमेंट P3 P4 परपेंडिकुलर टू OP3। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn बाई ड्राइंग a line segment of unit length perpendicular to OPn-1. In this manner you will have created the point P2 P3 ... Pn ... and joining them to create a beautiful spiral depicting root 2 root 3 root 4। तो ये जो है ना, ये कह रहा है क्वेश्चन में, इसको और अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। इसमें कह रहा है कि कागज़ की एक बड़ी शीट ले लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल की रचना कीजिए, सर्पिल वर्गमूल की रचना कीजिए, ठीक। उसके बाद मतलब नीचे जो एक प्रोसेस अभी बता रहा है उस प्रोसेस के हिसाब से आप एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। और वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, सबसे पहले उस कागज़ पर एक पॉइंट O ले लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, और एकांक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कागज़ है, वो कह रहा है कि सबसे पहले आप एक पॉइंट, ये व्हाइट बोर्ड एक कागज़ है मान लीजिए, इस पर एक पॉइंट O ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर एक पॉइंट O ले लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि और एक एकांक लंबाई का रेखाखंड OP खींचे। एकांक लंबाई का मतलब 1 यूनिट की। अब मान लीजिए वहाँ पे मीटर की बात चल रही है तो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की बात चले तो 1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड खींचिए। तो ये, और उसके बाद जहाँ पे 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है उस पॉइंट को P कह दीजिए। तो ये OP एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि हाँ खींचिए। उसके बाद कह रहा है एकांक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। यानी कि ये जो OP1 है
वो ये कह रहा है कि एकांक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर ये जो OP है, अब इस हालांकि इसको OP देखिए किताब में जो है थोड़ा गड़बड़ बोल दिया मेरे हिसाब से, उसको जो है OP ये जो P ना उसको P नहीं P1 कहना चाहिए था उसको। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। उसको जो ना P1 कहना चाहिए था यार, वो P2 बोल दिया है। हाँ तो ये ना ये P1 है, इसको P1 कह दीजिए। तो P1, अब वो कह रहा है कि P1 पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और एकांक लंबाई का एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए P2, यानी कि इसकी जो लेंथ है P1 P2 की जो लेंथ है वो 1 रखिए। उसके बाद इस OP1 को मिला दीजिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये भी 1 था, ये भी 1 है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको निकालेंगे तो ये √2 आएगा। अब गोला प्रकार की नोक को यहाँ तक खोल दीजिए और इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दीजिए या फिर थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, और इस गोला प्रकार की नोक को खोलेंगे जब ना आप ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये √2 को दिखाएगा। तो वो उसके कहने का मतलब ये होगा कि ये प्रोसेस आप करते रहिए, यानी कि अब 90 डिग्री का एंगल इस P2 पॉइंट पर बनाइए। किस पे बनाइए? P2 पॉइंट पर बनाइए। उसके बाद एकांक लंबाई का है, यानी कि 1 यूनिट की ही डिस्टेंस लेके 1, अच्छा यहाँ पे बनाना है, ऐसे बनाना है, गलत हो जाएगा। ये इस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो कुछ ऐसे बना देना है, ये 90 डिग्री। उसके बाद पॉइंट P3 ले लीजिए और P2 और P3 की डिस्टेंस भी 1 रखिए। अब उसके बाद इसको मिला दीजिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको निकालेंगे ना, ये √2 ये 1, तो आप देखेंगे कि ये आपका √3 हो जाएगा। वो कह रहा है कि ये प्रोसेस ऐसे करते रहिए, यानी कि आगे P3 पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए तो एक ऐसे शेप बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट देखने को ये मिलेगा कि अगर आपको कभी भी √m नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, एक्टिविटी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप वहाँ पर पाएंगे कि अगर आपको कभी भी √m नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले √m-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप √m को कर पाएंगे। तो एक्टिविटी का यही रिजल्ट है। और ये एक्टिविटी हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट लेक्चर नंबर 3 9th क्लास में हमने बताया है, आप लोग देखेंगे वहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से शेप बनता हुआ चला जाएगा। अब मान लीजिए ये P3 है, दिखा देते हैं हल्का हल्का आपको, ये आपका P3 हो गया। अब इस P3 पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको मिला देंगे। उसके बाद ये आपका P4 हो जाएगा, P4 पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, फिर इसको मिला देंगे, तो ये एक स्पाइरल ऐसे शेप बनता हुआ चला जाएगा। तो उससे क्या कंक्लूजन निकल जाएगा कि आपको अगर √m दिखाना है, यानी कि √5 अगर आपको दिखाना है तो आपको पहले √4 दिखाना पड़ेगा, √3 दिखाना है तो आपको √2 दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। यानी कि √m को दिखाने के लिए √m-1 को दिखाना पड़ेगा। √8 को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कहीं ना कहीं आप जो है √7 को पहले दिखाएंगे तो हो जाएगा। हालांकि हमने बताया था कि कुछ होते हैं जिनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए √5 को हमने डायरेक्ट कर दिया, बाकी √6 को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको √5 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज कर नहीं पाएंगे। और √5 को आप डायरेक्ट कर देंगे। तो यही एक्टिविटी आपको करनी है। आपके स्कूल में एक्टिविटी आपके टीचर के द्वारा कराई जाएगी। अगर नहीं कराएंगे तो आप लोग उनसे कहिएगा कि ये एक्टिविटी ज़रूर कराएं। यहाँ पे तो स्टूडेंट है नहीं तो हम कैसे कराएं। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाती है। अगला जो मेरा लेक्चर होगा क्लास 9th पे वो होगा रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और उसका जो दशमलव प्रसार है उस पर हम बात करेंगे, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आप वीडियो को एक सीक्वेंस में देखिए। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, ताकि आपको एक्सरसाइज में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो और चीज़ें आपको कंसेप्चुअली समझ में आए। आप रटने के पर्पज़ पे मत जाए, यानी कि आपको रटने की कोई भी ज़रूरत ना हो। तो रटने से बचें, रटंत विद्या से बचें, क्योंकि रटंत विद्या ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। कंसेप्ट को समझिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, अपने माइंड को डेवलप करिए, विस्तार करिए, खुद सोचिए क्या किया जाए, क्या ये हो रहा है, यानी कि चीज़ों को कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेहनत के साथ, रेगुलरिटी के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, लगातार पढ़ें, चाहे 2 ही घंटा पढ़ें, चाहे 1 ही घंटा पढ़ें, पर लगातार पढ़ें। धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद।